नमस्कार विद्वान साथियों, दिव्यांश एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों अपन गरीबी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अपना जो अभी टॉपिक चल रहा है पॉवर्टी, गरीबी चल रहा है। पिछले टॉपिक में हमने गरीबी का जो माप है कि किस आधार पर गरीबी का माप किया जाता है, जैसे अपन ने सापेक्ष निरपेक्ष, सदैव गरीबी, सामान्य गरीबी, चक्रीय गरीबी, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके साथ ही गरीबी के सामाजिक और आर्थिक कारणों के बारे में अध्ययन किया था और जो दो अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिए थे कि यहाँ से मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके पश्चात अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कई समितियां और कई आयोग गठित किए गए हैं गरीबी के मेजरमेंट के लिए, गरीबी के माप के लिए। उनके बारे में अपन बहुत ही अच्छे से हर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट पे विस्तृत चर्चा करते हुए अपन अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन अपनी क्लास। देखिए, गरीबी पॉवर्टी, गरीबी मापन के लिए गठित विभिन्न समितियां। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ था, उस समय गरीबी एक मेजर प्रॉब्लम थी, जैसा अपन अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट के द्वारा गरीबी को दूर करने के लिए जैसे पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी भगाओ का नारा भी दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्पेशली गरीबी को दूर करने के लिए फोकस किया गया था। उसको अपन लिखेंगे, वो इम्पोर्टेंट भी है वो पॉइंट। और इसके अलावा कई प्रकार की समितियां बनाई गई और उनसे पूछा गया कि आप हमें बताइए कि हिंदुस्तान में कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है, ताकि हम उनके उत्थान के लिए कुछ प्रयास कर सके, कोई योजना चला सके गवर्नमेंट के द्वारा, उनके लिए कुछ नीतिगत उपाय अपनाए जा सके। तो इसी संदर्भ में अपन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा गठित कई प्रकार की जो समितियां हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, रत्ता दांडेकर आयोग 1971 इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1973 में। रत्ता दांडेकर आयोग 1971 में ये जो कमेटी है, ये जो समिति है, ये जो आयोग है, कमीशन है, इसका गठन किया गया था और इन्होंने 2 साल बाद ही अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश कर दी थी। और इन्होंने कहा था कि कैलोरी को इन्होंने बेस माना था कि एक निश्चित कैलोरी प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है वो गरीब नहीं होता है और उतनी कैलोरी जो प्राप्त नहीं कर पाता है, उसका जो कैलोरी का कितना माना था उसका मुझे कोई कहीं मिला नहीं। तो वैसे बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इसमें अपने को जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो समिति या आयोग है, इसका गठन कब किया गया था, इन्होंने रिपोर्ट अपनी कब पेश की थी। जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट आएगी वो मैं आपको मेजरली उसके ऊपर इंडिकेट करता जाऊंगा और आप उसको नोट कर लेना, अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना। रत्ता दांडेकर आयोग 1971 और रिपोर्ट पेश की 1973 में कैलोरी को आधार माना। नेक्स्ट है वाई के अलग समिति 1977, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। वाई के अलग समिति 1977, रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 1979 में, 1979 में। कैलोरी को आधार माना है इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 2400 और शहरी क्षेत्र में 2100। यही बात योजना आयोग कहता है, जो प्लानिंग कमीशन है वो भी यही बात कहता है। 1978 में उसने भी यही बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी भोजन या ऊर्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। 1978 में योजना आयोग ने भी यही बात की थी और यही बात कौन कह रहा है, वाई की अलग समिति 1977 यही बात ये कह रही है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, 1979 में दी थी। तो कैलोरी को आधार माना इन्होंने, ग्रामीण में 2400, शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है वो गरीब नहीं है। समिति गठित कब हुई, 1977, रिपोर्ट कब दी, 1979। रत्ता दांडेकर आयोग गठित कब हुआ, 71, रिपोर्ट कब दी, 73। दोनों भी 2-2 साल का डिफरेंस है गठन और रिपोर्ट देने में। डीडी लकड़ावाला आयोग 1989, बहुत बार नजर है, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, सैकड़ों बार पूछा गया इसके बारे में। जहां भी गरीबी का नाम आता वहां डीडी लकड़ावाला आयोग को ले आता है। 1989 में इसका गठन हुआ था। 4 साल बाद में इसने 1993 में इसने क्या दी थी, अपनी रिपोर्ट दी थी। डीडी लकड़ावाला आयोग 1989, रिपोर्ट दी इसने 1993। कब दी थी रिपोर्ट, 1993। 1991 में 1991 में एलपीजी हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण मनमोहन सिंह जी के द्वारा किए गए थे। उसके 2 साल बाद इसने रिपोर्ट दे दी थी और 2 साल पहले इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था।
91 में एलपीजी हुआ था, 2 साल पहले इसका गठन हुआ 1989 में, और एलपीजी के 2 साल बाद में इसने क्या दे दी थी अपनी रिपोर्ट। याद रखने के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है, याद रखना है 1989। जैसे एक बार तो इसका प्रश्न ये पूछा गया था कि डी लकड़ावाला आयोग का गठन किया गया था 1977, 1978, 1979 और 1989, 1990। ठीक है, तो इसको स्पेशली ध्यान रखना है, वेरी मोस्ट है ये पॉवर्टी में। डी लकड़ावाला आयोग 1989 रिपोर्ट इसने 1993 में दी थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को इसने आधार माना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई को आधार माना था। ठीक है, सीपीआई को इसने आधार माना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसने बेस माना है। ये प्रश्न भी पूछा गया है बहुत बार कि डी लकड़ावाला आयोग ने उपभोक्ता गरीबी को किस आधार पर माप के लिए एक तरह से सुझाव दिया था, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको मेजरमेंट करने के लिए इसने क्या दिया था, अपना सजेशन दिया था, सुझाव दिया था। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 रिपोर्ट दी इसने 2009 में। मासिक प्रति व्यक्ति आय एमपीसी मंथली पर कैपिटा इनकम को आधार माना है, और इसने बताया कि एक दिन में 27 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति 33 रुपए खर्च करे, और मासिक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 816 रुपए, शहरी क्षेत्र में रहने वाला यदि 1000 रुपए खर्च करता है तो वो व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं 2005 भी कोई बहुत ज़्यादा पहले का समय नहीं है। 27 रुपये और 33 रुपये में क्या होता है, इसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। हालांकि वैसे अपने को ध्यान में रखना है कि इसने सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में बनी थी, रिपोर्ट इसने कब दी थी, 2009 में दी थी। मासिक प्रति व्यक्ति आय एमपीसी को इसने क्या माना, आधार माना है। प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में 27 रुपये, शहरी क्षेत्र में 33 रुपये, मासिक 816 रुपये और 1000 रुपये। ये भी एक दो चार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल इसको ध्यान में रखना है। ये खर्च करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। तो ये अपन चार जो है वो अपन जो आयोग है या समितियां हैं इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है। ध्यान रखना, जैसे रक्त तथा दांडेकर आयोग 1973 में बना, रिपोर्ट 1973 में दी। कैलोरी को इसने आधार माना। वाई के अलग समिति 1977 में बनी, 19 में इसने रिपोर्ट दी। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कैलोरी को इसने आधार माना है, ग्रामीण में 2400, शहरी में 2100 कैलोरी। ठीक है, वाई के अलग समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया है वही योजना आयोग का सुझाव है। 1978 में योजना आयोग ने बताया था, वही ग्रामीण में 2400, शहरी में 2100। डी लकड़ावाला आयोग जो है 1989 में बना था, रिपोर्ट 1993 में दी थी। सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसने क्या माना है, आधार माना है। ठीक है, सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 में गठित हुई, रिपोर्ट 2009 में दी। मासिक प्रति व्यक्ति एमपीसी को इसने क्या माना है, बेस माना है। प्रतिदिन 27 रुपये, 33 रुपये और ये 816, 1000 रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। नेक्स्ट है अपना हाँ, तो विद्वान साथियों, एक अपन ने जो सुरेश तेंदुलकर समिति पढ़ी है 2005 में जो गठित की गई थी, इसका एक कंसेप्ट अपने को वेरी मोस्ट इसको ध्यान रखना है, स्पेशली बहुत बार, कम से कम 50 बार एग्जाम में पूछा गया है। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबी कितनी थी, 21.9% थी। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबी कितनी थी, 21.9% थी। जबकि जो अपनी रंगराजन समिति है इसके अनुसार भारत में जो गरीबी है 29.5% इसने भारत में गरीबी बताई है। दोनों को थोड़ा कंपैरिजन के आधार पे आप याद कर लेना, याद करने में भी सुविधा रहेगी। इसने 21.9 बताई है, इसने 29.5 बताई है। नेक्स्ट अपनी जो समिति गठित की गई थी 5वें नंबर पे है सी रंगराजन समिति 2012 में। रिपोर्ट इसकी 2014 में आई और मासिक प्रति व्यक्ति आय को इसने आधार माना था। मासिक प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है मंथली पर कैपिटा इनकम, एमपीसीई। इसको इसने क्या माना था, मासिक प्रति व्यक्ति आय को क्या माना था, इसने आधार माना था। सी रंगराजन समिति जिसकी स्थापना जिसका गठन या ये कब बनाई गई थी, 2012 में बनाई गई थी। इसने रिपोर्ट कब दी थी, 2014 में दी थी। इसने बताया कि प्रतिदिन कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 32 रुपये कमाए, शहरी क्षेत्र में 47 रुपये कमाया और प्रति माह ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति 972 रुपये कमाए, शहरी क्षेत्र का 1407 रुपये कमाए, तो वो व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। और इनके अनुसार भारत में गरीबी 29.5% है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। इन्होंने गरीबी मापन का रंगराजन आधार भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई व्यक्ति 2155 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। यानी इसने दोनों आधार बता दिए कि प्रतिदिन कोई 32 रुपये कमाए, शहरी क्षेत्र का 47, एक महीने में ये इतना कमाए, शहरी क्षेत्र वाला इतना कमाए 1407 रुपये, तो वो व्यक्ति कौन नहीं है,
गरीब नहीं है। इसके साथ इसने ये रंगराजन आधार भी बताया है, जिसने ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी इतना ऊर्जा का या इतने भोजन का उपभोग करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है, वो व्यक्ति गरीब नहीं है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 के आधार पर भारत में 2011-12 में गरीबी 21.9%, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट है, ये भी मोस्ट है, तो ये रंगराजन वाला भी मोस्ट है, ठीक है, 29.5%। और ये समिति कब गठित की गई थी, रिपोर्ट कब दी गई थी और किसने किसको आधार माना है, वो भी अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। और इसके अलावा नेक्स्ट वाली जो समिति है वो है अपनी हासिम समिति, परमानेंट। हाँ तो साथियों नेक्स्ट अपनी समिति है, ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हासिम समिति कब बनी थी, 2013 में। ये केवल शहरी क्षेत्र के लिए बनाई गई थी। जैसे प्रश्न पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सी समिति केवल शहरी क्षेत्र में गरीबी का मापन करने के लिए बनाई गई थी, तो ये हासिम समिति 2013 में बनी थी। और अरविंद पनगड़िया समिति 2015, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। इन्होंने अपनी अभी तक रिपोर्ट फेस नहीं की है कि गरीब कौन व्यक्ति गरीब है कौन नहीं है, इसके बारे में इनको आकलन करने के लिए इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अभी तक इसने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशली अपने को इंडिकेट करते हुए इनको अच्छे से समझना है, अपना जो योजना आयोग है NSO है, और इसके अलावा जैसे वर्ल्ड बैंक भी गरीबी का आकलन करता है, इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हाँ तो विद्वान साथियों, अपन अब जो योजना आयोग, नीति आयोग, NSO और विश्व बैंक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी ये जो गरीबी का आकलन है या गरीबी का मापन है, पॉवर्टी का मापन किस यहाँ पे करते हैं। देखिए योजना आयोग या नीति आयोग निरपेक्ष आधार पर, ये चीज़ तो माइंड में परमानेंटली बिठा लेना कि इंडिया में सापेक्ष आधार पर गरीबी का आकलन तो होता ही नहीं है। निरपेक्ष आधार पर किसमें, इंडिया में, भारत में, ठीक है, इंडिया में निरपेक्ष आधार पर, इंडिया में निरपेक्ष आधार पर गरीबी का क्या होता है, मापन होता है या गरीबी का आकलन होता है, या गरीबी की कौन व्यक्ति गरीब है कौन गरीब नहीं है, इस बात का पता लगाया जाता है। योजना आयोग के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था कि 1978 को 1978 को योजना आयोग ने कहा था, 1978 को योजना आयोग ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति यदि 2400 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है और शहरी क्षेत्र में रहने वाला 2100 कैलोरी प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। तो 1 जनवरी 2015 तक, या अपन कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2014 तक गरीबी का जो आकलन है या मापन है योजना आयोग करता आया है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग करता है। क्यों करता है, क्योंकि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो गई थी और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग गरीबी का मापन करता आ रहा है। 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग करता था और योजना आयोग ने जो 1978 में जो बात कही थी वो मैंने आपको बता दी है। अब योजना आयोग या नीति आयोग कहता है कि प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में रहने वाला 2100 कैलोरी यदि ऊर्जा प्राप्त करता है, भोजन प्राप्त करता है, तो व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय स्थापना 23 मई 2019 को हुई थी। ये वैसे मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया है। NSSO नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पलिंग सर्वे ऑफिस एंड CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का विलय करके 23 मई 2019 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई थी। तो ये प्रति व्यक्ति प्रति परिवार उपभोग व्यय के आधार पर माप करता है। यानी जो NSO है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय गरीबी का मापन कैसे करता है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति परिवार उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी का क्या करता है, मापन करता है। नेक्स्ट अपना इंटरनेशनल लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे जो पॉवर्टी है इसका मेजरमेंट कौन करता है, वर्ल्ड लेवल पे पॉवर्टी का मेजरमेंट कौन करता है, तो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, जिसको अपन IBRD के नाम से भी जानते हैं। विश्व स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए ये कार्य करता है। IMF नहीं करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कार्य करती है। 1 नंबर वर्ल्ड बैंक आ गया या IBRD भी लिखा हुआ आ सकता है, 2 नंबर पे IMF आ गया, 3 नंबर पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB दे दिया और 4 नंबर पे कोई भी संस्था दे देता है।
ठीक है ना। तो इसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दे दिया या कोई भी दे देता है संशय पैदा करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी दूर करने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। स्थापना 1945 में हुई थी, 1946 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, ये तो नॉलेज वेस्ट मैंने आपको बता दिया थोड़ा कि ध्यान में रहे ये चीज भी। तो विश्व बैंक क्या कहता है कि एक दिन में 1.90 जो यूएसए डॉलर खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है वो गरीब नहीं होता है। योजना आयोग ने तो कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना, शहरी क्षेत्र में इतना कैलोरी भोजन प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है, जबकि एनएसओ ने कहा कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति प्रति परिवार उपभोग के आधार पर ये क्या करता है, इसका गरीबी का मापन करता है। और विश्व बैंक ने कहा कि एक दिन में 1.90 खर्च करने वाला व्यक्ति, 90 यूएसए डॉलर खर्च करने वाला व्यक्ति कौन नहीं है, गरीब नहीं है। 1 जनवरी 2015 से पहले योजना आयोग गरीबी का मापन करता था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, जो एक गैर संवैधानिक संस्था है और इसके द्वारा क्या किया जाता है, गरीबी का मापन किया जाता है। तो एक तरह से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था गरीबी का मापन करती है, तो नीति आयोग या योजना आयोग भी करता है, एनएसओ भी करता है और वर्ल्ड बैंक भी करता है। नेक्स्ट अपन गरीबी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। हाँ, तो विद्वान साथियों, गरीबी से संबंधित कुछ अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको लिखना है और ध्यान में रखना है, अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले गरीबी का मापन दादाभाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में किया गया था। पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक थी, उसमें दादाभाई नौरोजी के द्वारा 1867 एंड 68 में पॉवर्टी का एक तरह से उसने डिस्क्राइब किया था, वर्णन किया था, पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी, जबकि नारा कब दिया गया था, गरीबी हटाओ नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है, योजना आयोग ने गरीबी को 1978 में परिभाषित किया था, जैसा कि हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने रिटर्न में और लिखवा दिया है। शहरी क्षेत्र में 2100, ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी को किस सीमा तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। 10%, 8%, 9%, 15%, कितना भी दे सकता है, तो 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अब विद्वान साथियों, गरीबी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट थे, जितने भी तथ्य थे, जितने भी मतलब कंसेप्ट थे, वो सारे अपन ने क्लियर किए हैं और हर एक कंसेप्ट को मैंने मेरी तरीके से बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अब एक लॉरेंज वक्र है 1905 में, जिसमें गिन्नी गुणांक और कोरेडो गिन्नी, इससे संबंधित एक दो कंसेप्ट और बच जाते हैं जो वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो अपन थर्ड क्लास में उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि अभी जो तो वीडियो थोड़ा लार्ज हो जाएगा तो आपको देखने में भी असुविधा होगी और मैं उतने बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर भी नहीं पाऊंगा। 15-20 मिनट का वीडियो बनेगा उसमें, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके आपको समझा दूंगा। तो विद्वान साथियों, आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपको बेहतर जो कंटेंट्स है वो अवेलेबल करवा पाऊंगा, क्योंकि मेरा भी हौसला बुलंद होगा आप यदि अच्छे से सपोर्ट करोगे तो। और किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा होती, कोई भी दिक्कत होती, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए भी आप कमेंट में थोड़ा लिखें, ताकि पता चले कि हाँ, आपका फीडबैक कैसा है, क्या आ रहा है, कौन कौन से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वो सब चीज़ें यदि आप नहीं बताओगे तो पता नहीं चलेगा और ये गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। कंटेंट को लेकर आपको ज़रा भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कंटेंट जो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ बेहतर से बेहतर है, क्योंकि मैंने स्वयं ने असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन के लिए कंटेंट से प्रिपेयर किया था और एक प्लेटफॉर्म नहीं, कम से कम 6 से 7 प्लेटफॉर्म से मैंने कंटेंट कलेक्ट किया है और उसी कंटेंट को मैं, मेरे पास जो नोट्स बने हुए उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत ही बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको किसी प्रकार की असुविधा होती है तो उसके लिए आप एक बार कमेंट करके बताएं और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि इस महंगाई के ज़माने में निःशुल्क और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको और आपके साथियों को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जुड़ रह सकी शुभकामनाएं।